देश में पिछले कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि जब भी कानूनों में सुधारों की बात होती है, जब भी सरकार देश के कुछ चुनिंदा कानूनों में कुछ नए सुधारों को लाती है या उन कानूनों को बदलकर जो कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान थे या पिछले 100 सालों से चले आ रहे हैं या संविधान के उन हिस्सों में वो शामिल हैं जिसका अब आज के परिस्थिति के हिसाब से उसकी आवश्यकता नहीं है। उसे जब बदलने की बात आती है और उसमें सुधारों की बात आती है, तो देश का एक वर्ग हमेशा उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। वह अखबारों में आलेख लिखता है, सोशल मीडिया में तरह-तरह के ट्रेंड्स करता है और उसके बाद सड़कों में उतरकर आंदोलन भी करता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले कुछ वर्षों में अपने सामने देखी है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर यूसीसी को लेकर देखा जा रहा है। हालांकि सड़कों में उतरकर आंदोलन करने की प्रक्रिया चूंकि किसान आंदोलन के कारण रुक गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे लेकर सड़कों में आंदोलन की तैयारियां नहीं हुई थी। देश में जैसे ही यूसीसी को लेकर चर्चा हुई, अखबारों के कॉलम से लेकर सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग तक सभी जगह यूसीसी हमें दिखाई देने लगा और एक बार फिर सीएए की तरह देश में भ्रामक खबरों का जो मायाजाल था वो दिखने लगा। ये उसी तरह का मायाजाल था जैसे सीएए में कहा गया कि यह नागरिकता लेने का अधिकार है, इससे नागरिकता छीनी जाएगी। लेकिन वास्तविकता यह थी कि सीएए नागरिकता देने के लिए बनाया गया एक कानून था, ना कि नागरिकता लेने के लिए। ठीक उसी तरह यूसीसी भी उसको लेकर भ्रामक जाल फैलाए जा रहे हैं या भ्रम की स्थिति निर्मित की जा रही है कि यूसीसी से लोगों के अधिकारों को छीन लिया जाएगा। इसी विषय पर आज हमारे साथ इस पूरे जो विषय है इसको लेकर जो तमाम तरह की भ्रामक परिस्थितियां बन रही है या बनाई जाएगी, उसको दूर करने के लिए आज हमारे साथ इस विषय के विद्वान जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो लॉ के विद्यार्थी रहे हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोहित शर्मा जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। रोहित जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पर। चूंकि यह विषय कानून और संविधान से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम चाहते थे कि कानून और संविधान का ही विद्यार्थी इस विषय पर हमारे बीच उपस्थित हो और इस विषय पर डिटेल से हमें चीजों को समझाए। तो रोहित जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, जैसे सीए को लेकर तमाम तरह की धारणाएं बनाई गई कि सीए के लागू होने से नागरिकता छीन ली जाएगी, या एक विशेष वर्ग था वो कह रहा था कि इससे किसी का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस तरह की तमाम धारणाओं को हमने देखा, समझा और सुना कि कैसे ये सारी चीजें पूरे देश भर में फैलाई गई। तो यूसीसी को भी लेकर कहीं ना कहीं वो चीजें शुरू हो चुकी हैं और लंबे समय से देखी जा रही हैं कि सोशल मीडिया में तो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ यूसीसी को लेकर लिखा जा रहा है। तो मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ और मेरे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल यूसीसी को यदि हम 2-3 वाक्यों में समझना चाहें तो यूसीसी क्या है? देखिए, आपने एक बहुत ही वास्तविकता से जो आज जो समाज गुजर रहा है उससे संदर्भित एक प्रश्न पूछा कि यूसीसी क्या है और भ्रम की स्थिति है। मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी भ्रम की स्थिति हो तो उसका एक ही इलाज है कि अध्ययन। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप क्या वो भ्रम दूर नहीं होगा। तो कभी भी किसी भी विषय पर जब आप भ्रम की स्थिति आपके समक्ष आती है तो एक छोटा सा काम कर लीजिए। गूगल का जमाना है, उस गूगल पे टाइप कर लीजिए, उसके ड्राफ्ट को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि मैं तो यूसीसी को एक दूसरे शब्दावली से संबोधित करता हूँ कि हम सब कॉमन हैं, हम सब सामान्य लोग हैं। आम खाना हमें भी पसंद है, आम खाना आपको भी पसंद है। हम आम जनता हैं और आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए आम विषयों पे से संबंधित आम कानून, कॉमन आदमी के लिए कॉमन विषयों पे, कॉमन सिविल सोसाइटी में रहने के लिए जो कॉमन लॉ है वही कॉमन सिविल कोड है। उसी को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। ये किसी भी रूप से किसी का कोई अधिकार नहीं लेने वाला है, बल्कि आपके अधिकारों को सशक्त करने वाला है। यूसीसी को लेकर तमाम तरह की चीजें जो चल रही हैं, जैसा कि आप भी देख ही रहे होंगे, एक बात आती है कि महिला अधिकारों की बात। तो यूसीसी को लेकर कई जगह कहा जा रहा है कि यह महिला अधिकारों को सशक्त करेगा
और कुछ कुछ जगहों पर यह कहा जा रहा है कि ये महिलाओं के अधिकारों को कम कर देगा। तो इसकी वास्तविक सच्चाई अगर हम उत्तराखंड के ही यूसीसी के ड्राफ्ट को अभी देखें और सामान्य रूप से यूसीसी की जो पूरी अवधारणा है, उसको यदि विश्लेषण के रूप में अगर समझने का प्रयास करें, तो क्या महिलाओं के अधिकारों को वाक़ई में यूसीसी कम करने वाला है या खत्म करने वाला है? बिल्कुल ये भ्रांति है और बिल्कुल महिला जो आधी आबादी है हमारे देश की, और उसका हस्ताक्षर इतना बड़ा है कि आज महिला प्रतिनिधित्व के रूप में है। वो प्रतिनिधित्व को जब आप बायोलॉजिकली सशक्त करते हैं, एक बच्ची की विवाह हो जाए तो स्वाभाविक रूप से क्या उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हम सबको मालूम है कि बिल्कुल पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि उन सबका विवाह का वर्ष 18 वर्ष हो। हम आपके घर में जब कोई बिटिया होती है तो हम उसका विवाह करना चाहेंगे, तो उसे एक विवाह करना चाहेंगे कि उसका बहु विवाह करना चाहेंगे? स्वाभाविक रूप से हम चाहेंगे हमारी बिटियाओं का एक ही विवाह हो, उसका एक ही पति हो जो उसका ख्याल रख सके। इसी प्रकार के समान चेतना के लिए जो महिलाओं का जो स्वास्थ्यगत है कि उनको एक बहुत कम उम्र में उनको विवाह कर देंगे तो उनके बायोलॉजिकल उनके ऊपर इम्प्लीकेशंस आएंगे, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन सबको एक समान रूप से ट्रीट करने के लिए जो कानून है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो मुझे तो दूर दूर तक नहीं लगता कि ये वुमेन्स के अधिकारों पे कहीं भी कोई कुठाराघात होता होगा, बल्कि ये तो वुमेन एम्पावरमेंट का कानून है। लेकिन एक वर्ग कह रहा है कि ये स्पेशली किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। किसी एक विशेष कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए लाया जा रहा है, या किसी एक विशेष कम्युनिटी को ध्यान में रखकर इसको पूरा प्रोपेगेट किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई आपको नज़र आती है? देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि अ, आपकी जैसी सोच रहेगी, आप वैसा विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु मैं आपके विचारों को नहीं बना सकता और ना ही आप मेरे अनुरूप अपने विचारों को खंडित करेंगे। पर जहाँ तक किसी कम्युनिटी का बात है, किसी धर्म की बात है, ये कैसे हो सकता है कि वो जो बहुसंख्यक कम्युनिटी हो, वो पहले अपने आप को ही अगर हम इसे ऐसे मान लें कि एक ऐसी कढ़ाई है जिस पर सब भून दिए जाएँगे, तो उस कढ़ाई में मैं किसी दूसरे को पहले रखता, अपने को बाद में रखता। 80% जनसंख्या जो हिंदू बहुल जो भारत था, वहाँ की 80% जनसंख्या बी.एन. राव की जो सब फंडामेंटल कमिटी थी संविधान में, उसके रिकमेंडेशन का जिस पे रिफॉर्म सबसे पहले हुआ वो हिंदू बहुसंख्यक थे। तो उस कम्युनिटी ने खुद को रिफॉर्म कर लिया। आज बाकी जो कम्युनिटीज बची हैं, उनमें भी रिफॉर्म्स हो रहा है, चाहे वो कानून के माध्यम से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के माध्यम से हो। प्रत्येक कम्युनिटी का रिफॉर्म होना है। कोई कम्युनिटी हो सकता है हिंदू में ही हो सकता है मुस्लिम में ही हो सकता है क्रिश्चियन में ही हो, पर एक विचारधारा हो, उनके अंदर कोई उस विचारधारा को ना मानता हो। एक मंदिर की पूजा पद्धति एक हो, दूसरे मंदिर की दूसरी पूजा पद्धति हो। एक मंदिर दूसरे की पूजा पद्धति पे कोई प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा है। किसी भी कम्युनिटी को इससे डरने की आवश्यकता है ही नहीं। और अभी तो ड्राफ्ट आएगा, बिल आएगा, उसके बाद उस पे चर्चा होगी और हमारे सबके प्रतिनिधि उस पे चर्चा करके जिस बात का हमने प्रण लिया था कि हम आपको एक समान ट्रीट करेंगे, किसी भी प्रकार की विसंगतियां दूर होंगी, उसका पालन करवाने में किसको क्यों तकलीफ हो सकती है? अगर किसी को तकलीफ है तो उनकी मंशाओं को जांचने का प्रश्न है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि जिनको तकलीफ है उनकी मंशाओं को जांचना आवश्यक है, और ये सभी कम्युनिटीज के लिए है, भारत की सभी कम्युनिटीज की। यदि आपकी कम्युनिटी के बीच से कोई व्यक्ति आपको इस तरह के भ्रामक मायाजाल शब्दों के मायाजाल से फंसाने का प्रयास कर रहा है, तो आपको उसकी मंशाओं को जांचना बेहद आवश्यक है। मैं अपने अगले प्रश्न पर आता हूँ कि संविधान में कहा जाता है कि यूसीसी को लेकर पहले से प्रावधान शामिल किए गए थे, हालांकि उसे लागू नहीं किया गया या उसका उस तरह से उसकी व्याख्या नहीं की गई, या व्याख्या अगर की गई या उसको लेकर जो डिस्कशंस हुए वो मेन स्ट्रीम मीडिया या मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में कभी सामने नहीं लाए गए। तो जो इसको लेकर जो डिस्कशंस हुए उसके कुछ जो मेजर पॉइंट्स हैं, वो क्या आप एक बार बताना चाहेंगे कि अगर जो हमारे जो देश के जो संविधान बनाने वाले जो लोग थे, जो हमारे राजनीतिक पुरोधा थे, उन लोगों की क्या राय थी इस विषय पे? जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या सोचते थे इस विषय को, ऐसे एक दो लोग जो संविधान सभा के सदस्य थे और पर्टिकुलर इस विषय पर वो काफी अपने गहन जो चिंतन के साथ जो अपनी राय रखते थे, ऐसे कोई उनके उद्बोधन या कथन जो आप चाहेंगे कि
हमारे दर्शकों को पता चले कि एक्चुअली में जो संविधान सभा जो लोग बना रहे थे, जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, वो भी चाहते थे कि भारत में यूसीसी लागू होनी चाहिए। जी। मेरी जो समझ है संविधान को और संविधान सभा की जो चर्चाएं हैं जिनका आलेख और उल्लेख मैंने विभिन्न किताबों में पढ़ा, मैं जब उनको देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि पूरे विश्व में कहीं भी कोई कानून, कोई राज्य सत्ता बनाती है, किसी जैसे हमारा विधियों की जो जनक है वो संविधि कहलाती है, संविधान सारी विधियों का जनक है। अब देखिए कि कोई कानून किसी संस्था द्वारा पास किया जाता है, समाज उसको धीरे धीरे स्वीकार करता है और वो अमली जामा पाता है। बट आप जब हमारा संविधान देखेंगे, हमारा संविधान इतना खास है कि हमने उसके बॉटम में जो जो हमारी प्रस्तावना है संविधान के, उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को ना केवल अधिनियमित करते हैं बल्कि आत्मार्पित करते हैं। जिस संविधान को हमने अपनी आत्मा में बसाया है, तो स्वाभाविक रूप से जिस आत्मा में बसाए हुए संविधान के उपबंधों पर भी हम अपने आत्मा से प्रेम करते हैं। उसी संविधान की आत्मा में जब प्रारूप लाया गया उसे स्वीकार करने के पूर्व, तो संविधान सभा के उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35 था, अनुच्छेद 35 था। उस अनुच्छेद 35 ने यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया लेकर के आया। उस पर चर्चा हुई और चर्चा के समय उसे आपको बड़ा जानकर के आश्चर्य होगा कि आज वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के चैप्टर में रखा गया है, पर जब संविधान सभा में जब उसे पेश किया गया तब उसे भारत में फंडामेंटल राइट के रूप में लागू किए जाने के प्रावधान लाए गए थे। मैं उस पर इसे एक शब्दों में बता दूं कि इसे मूल रूप से मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा जाना था। हालांकि अभी ये नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसमें रखा गया है, लेकिन ये मूल रूप से जैसा कि रोहित जी बता रहे हैं कि इसे फंडामेंटल राइट्स अर्थात जो मौलिक अधिकारों की जो श्रेणी है उसमें रखा गया था। यानी इस देश के प्रत्येक नागरिक को जो समान नागरिक संहिता है वो इस देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार, ऐसा ये हमारे देश की जो संविधान सभा थी वो चाहती थी। जी रोहित जी। और जब उसमें बहुसंख्यक तो चाहते थे कि ये आ जाए, कुछ लोगों को उसमें भ्रांतियां थी और उन्होंने उसमें अमेंडमेंट मूव किए, संशोधन लेकर के आए कि भाई ये बाकी चीजों पे लागू होगा, अमुक अमुक चीजों पे लागू नहीं होगा और ये युक्ति युक्त समय नहीं है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पर एक बहुत ही उन्हें एक बड़ा ही नायाब उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, उसे भी स्वीकार नहीं किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि चलिए आज हम इसे ले आते हैं और आप धीरे धीरे इसे ऑप्शनल के रूप में, जिसको स्वीकार करना हो कर ले, जिसे स्वीकार ना करना हो युक्त समय पे स्वीकार कर ले। उस पर भी जब हम कुछ लोगों को भ्रांतियां थी और उस पर लागू नहीं किया गया, तब उसे उचित कालखंड में लागू किए जाने हेतु राज्यों को वैसा निर्णय लेने हेतु कि कभी राज्य अपने इस दायित्व से सो ना जाए, इस दायित्व के प्रति बार बार यह संविधान उनको इंगित करता रहे कि देखिए आज नहीं तो कल आपके ऊपर यह बंधनकारी है कि आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आना है। आपको ऐसा समाज बनाना है जहां पे सब लोग बराबर हो, कोई किसी से विभक्त ना हो, कानूनों में कोई विभक्ति ना हो, क्योंकि यह धर्म के रूप में स्थापित राज्य नहीं है बल्कि संविधि के रूप में स्थापित राज्य है। और भारत का धर्म ही राज्य में राज्य के प्रजा का सेवा होता है। तो राज्य की प्रजा की सेवा तो तब होगी जब प्रजा दूसरी प्रजा से विभक्त ना हो, वो एक तभी होगी जब यूसीसी आएगा। और तब इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अनुच्छेद 44 में रखा गया, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी कहते हैं। और उस संविधान सभा को बने, उसमें संविधान में संशोधन हुए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों से कहा कि ये युक्त समय आ चुके हैं, आप इस पर विचार करिए, इस पर कार्यवाही करिए। आज उत्तराखंड वो स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया जहां पे यूसीसी आ गया है। और मैं आशा करता हूं कि भारत पूरे राष्ट्र के रूप में भारत की संसद को ये कानून लाना चाहिए, सरकार को यूसीसी लाना चाहिए, जो भारत के एकीकरण के लिए और राष्ट्रीयता के लिए बहुत ही आवश्यक वस्तु है। बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपने मतलब यूसीसी को लेकर काफी कुछ चीजों को क्लियर कर दिया, मुझे भी और हमारे दर्शकों को भी, कि यूसीसी को लेकर जो तमाम तरह की भ्रांतियां यदि आप देख रहे हैं और आने वाले समय में यदि आप देखते हैं, तो एक बार फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके बीच जो लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं या लोग ऐसे लोग जो इन भ्रांतियों के शिकार हो रहे हैं, उन्हें आप ये वीडियो जरूर दिखाइए,
उन्हें बताइए कि यूसीसी कैसे आपके अधिकारों को सशक्त करने वाला एक ऐसा प्रावधान है जो आपके अधिकारों को कहीं से भी कम नहीं करेगा, बल्कि आपको और अधिक अधिकारों से अधिक अधिकारों से प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपके जो अधिकार अभी हैं उसको भी वो सशक्त करेगा। ना ही आपके धार्मिक रीति रिवाज, ना ही आपके परंपरागत रीति रिवाज, और किसी भी रूढ़ी प्रथा को वो आपको छेड़ने नहीं वाला है। यही यूसीसी है और यही यूसीसी का मूल उद्देश्य है। मैं रोहित जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने नैरेटिव के प्लेटफॉर्म को समय दिया और काफी मतलब सामान्य शब्दों में और सामान्य तरीके से आपने इस जटिल विषय को समझाने का प्रयास किया। द नैरेटिव के ऐसे ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज और वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।